बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स न्यू बुक के मुताबिक। और देखते हैं इस बुक में भी इन्होंने पहले क्या चेंजेस किए हैं, और हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो कंसेप्ट है वो भी लेंगे। तो इस बुक में इन्होंने जो चेंजेस की हैं वो ये हैं कि वेक्टर्स का एक इन्होंने चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो कि पहले सेकंड ईयर में ग़ालिबन होता था। और आई थिंक ये यूनिट 5 थोड़ा सा तरतीब चेंज हुई है चैप्टर्स की। कुछ चैप्टर इन्होंने स्किप किए हैं, कुछ इन्होंने ऐड किए हैं। पॉलिनोमियल्स पहले इस तरह से कुछ ख़ास ये यूनिट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये यूनिट ऐड किया है और देखते हैं इन्होंने क्या काम किया है। मेरे ख़्याल के मुताबिक जो मैंने एक जनरल ओवरव्यू लिया है दोनों बुक्स का, 9th की और फर्स्ट ईयर की, तो बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की है 9th को और फर्स्ट ईयर के कोर्स को आपस में लिंक ज़्यादा इंटरलिंक करने की। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो आपका लेवल अप हो चुका होता है, तो ज़ाहिर बात है कोर्स भी एक्सटेंड हो जाता है और नए यूनिट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जिस तरह सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स तो चलें आप पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपके पास 3x3 के 4x4 के मैट्रिसेस आ जाएंगे। और वेक्टर्स ये आपके पास पहले सेकंड ईयर में होता था, अब फर्स्ट ईयर में कम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह आपको पता है 9th में भी पहला चैप्टर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर, वहाँ पे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के अंदर ही आके आप रैशनल इरेशनल पढ़ते हो। और फिर उसके अलावा जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेसिकली वो कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर यहाँ पर ये एक पूरा यूनिट है। इसी तरह आगे इसमें आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ आएगा। ये जो है वो अकाउंटिंग से थोड़ा रेलिवेंट है, कॉमर्स के सब्जेक्ट से रेलिवेंट है आगे फ्यूचर में। वेक्टर्स का जो सब्जेक्ट आएगा ये फ़िज़िक्स की अप्लाइड फ़िज़िक्स से रेलिवेंट है बहुत ज़्यादा। पॉलिनोमियल्स जो है वो प्योर मैथमेटिक्स से है। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ये स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा, तो ये इंजीनियरिंग फील्ड से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स का ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आपको इसके प्रैक्टिकल फील्ड, किस फील्ड में ये काम आएगा उसके हवाले से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो वो मैं जानता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से यूनिट्स कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 यूनिट हैं आपके पास। पहले ये तकरीबन 5 यूनिट होते थे पिछली बुक के अंदर, आई थिंक यूनिट नंबर 13 या 14 तक जाते थे। 5 या 6 यूनिट होते थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के। इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ 2 यूनिट किए हैं। डेफिनेटली इन्होंने इसी में कंसेप्ट्स को कवर अप कर लिया होगा और एक्सरसाइजेस एक्सटेंड कर दी होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगी जी? ट्रिग्नोमेट्री आपकी सारी की सारी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काम आती है। बहुत ज़्यादा इसका रोल है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। जब आप रोड्स के, टनल्स के, डैम्स के कर्व्स निकालेंगे तो वहाँ पे सारा साइन थीटा, टैन थीटा इन्वॉल्व होगा। और इसी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रेलिवेंट शामिल होती हैं। और जब आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं या इस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो उनमें बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाले फंक्शंस बहुत काम आते हैं। और जब आप रिसर्च करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इवन आप साइकोलॉजी में भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट आते हैं। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वहाँ पे रोल होता है। तो ये था जी इस नई बुक के हवाले से कुछ बातें हमने कर ली। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 है आपका कम्प्लेक्स नंबर, और इसके अंदर जो उसने हमें बताना है वो बताएगा कि जी कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। Z से ये इसको शो करता है, और ये क्या होता है कि किसी भी नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। और हम देखेंगे कि 2 कम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होते हैं। बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर के, कंजुगेट मालूम करना सीखेंगे, और लीनियर इक्वेशंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होंगी उनको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हम इसमें देखेंगे। फैक्टराइजेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जब उसको हम पॉलिनोमियल के तौर पर डील करेंगे। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर ही की हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। और
मज़ीद हम ये करेंगे कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स, पहले हम थोड़ा कोऑर्डिनेट्स को भी पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर शो किया जाता है। बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे इसके अंदर हम, और कम्प्लेक्स इक्वेशंस और इन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म हम इनको सॉल्व करेंगे, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या रोल है इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी, ब्रांच ऑफ साइंसेज में, और क्वांटम फिज़िक्स में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और फिज़िक्स के अंदर जब ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड द फिज़िकल अपीयरेंस हों, ठीक है, जो आपने सिर्फ माइंड में मेंटली विजुलाइज करना होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिस तरह एस्ट्रोफिज़िक्स हो गई, तो और इसके अलावा इसी तरह एटम से रेलिवेंट हो गई, क्वांटम फिज़िक्स हो गई, न्यूक्लियर फिज़िक्स से रेलिवेंट सारी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों में इस साइंस के अंदर, ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर जो है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो सही, ठीक है। अच्छा, ये आगे इसने बताया है इधर कि कहता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पॉलिनोमियल्स विच डू नॉट हैव द सोल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका जो सोल्यूशन सेट है वो रियल नंबर्स नहीं आता, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके आपके पास दो सोल्यूशन बनते हैं, एक्स के इक्वल है प्लस माइनस 1 के, जो कि रियल है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास इसका कोई भी जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के ना। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर उसने कहा कि अब -1 का तो ना, तो आपके मतलब स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। तो कहता है इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कराया गया। कम्प्लेक्स नंबर को ये आई से शो करता है, इसको हम आयोटा भी पढ़ते हैं, और उसने बताया है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और आयोटा इक्वल होता है √-1 के। और फिर आगे उसने यहाँ पे बताया, रिमेंबर दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 इज़ द यूलर्स नोटेशन फॉर द इमेजिनरी यूनिट। ये साइंटिस्ट यूलर के नाम पे इसको डिनोट किया गया है। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये चीज़ आपके लिए जो है ना वो याद रखने की और हाईलाइट रखने की है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और आयोटा किसके इक्वल होता है √-1 के। तो कम्प्लेक्स नंबर की अगेन इसने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स, एंड कम्प्लेक्स नंबर इज़ नोटेड बाय z से स्मॉल z से, और इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए z से इसको शो किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर को। और उसने कहा इस फॉर्म में एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो कैपिटल C से शो किया जाता है, और ये थोड़ा बबल फॉर्म में इसने लिखा है C, ठीक है। और द कम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, इसको एक्स वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में भी इस तरह से बयान किया जाता है। एक्स और वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इसकी जो जगह बनती है, या जो एक्स और वाई टर्म है उसको शो करता है। अच्छा, और उसने ये बताया कि देखें जब आपके पास आयोटा इक्वल हो 0 प्लस, मतलब इसको इस तरह अगर लिखेंगे तो दैट मीन्स कि देखें x हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, तो x वाली टर्म जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और आयोटा अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी आयोटा 1 मल्टीप्लाई करने से आयोटा आंसर आता है। सो ये यहाँ पे 1 आएगा। 0 एंड 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, आगे वो कहता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एवरी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हैज़ 2 पार्ट्स, x एंड y इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। कहता है कि हर कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक x है एक y है, जिसमें से x को रियल पार्ट कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और उसने कहा यहाँ पे उसने इसको इस तरह से लिखा है आर ई ऑफ z, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल है x के, आई एम ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू y। ये उसने इसको बाय डेफिनेशन लिखने का तरीका बताया, ठीक है। कहता है कि अगर रियल नंबर, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है,
बाय डेफिनेशन यहाँ चीज़ को समझना है। इफ़ द रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो, अगर आपके पास x जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? प्योर इमेजिनरी नंबर। इसे प्योर इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही रह जाएगा उस इक्वेशन में। एंड इफ़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो फिर इसको आपको क्या कहा जाएगा? रियल नंबर कहा जाएगा। आपने ये याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे शो होता है? स्मॉल इटैलिक z से शो होता है। उसकी फॉर्म इस तरह की होती है, इस इक्वेशन में लिखा होता है। अब इस फॉर्म में अगर आपके पास x ज़ीरो हो जाए तो आपके पास पीछे कौन सी टर्म बचेगी? सिर्फ आयोटा वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो है वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और अगर आपके पास y इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, जब ज़ीरो आयोटा से i से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और पीछे आपके पास सिर्फ x यानी कि रियल नंबर बचेगा। तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये इक्वेशन में जो भी आपके पास आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसने कहा सिंस एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा ज़ीरो, दस एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट नॉट दैट एवरी कम्प्लेक्स नंबर नीडेड टू बी अ रियल नंबर। तो उसने कहा है कि हर जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? ज़ीरो हो। ओनली द कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इमेजिनरी, अभी देखें अगेन उसने वही बात कर दी, विद जीरो इमेजिनरी पार्ट आर रियल नंबर्स, दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो उसने कहा लिहाजा रियल नंबर्स जो हैं वो सब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसको इस तरह शो करते हैं। ये जो आपके पास सिंबल है, यूँ समझे कि राइट साइड पे मैग्नेट शू को इसने इस तरह से रखा हुआ है। ये क्या कहलाता है कि इसका मतलब ये है कि रियल नंबर जो है वो सब सेट है किसका? जिसकी तरफ दोनों टांगें हैं इसकी या रुख है, वो क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का जो है वो सब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। आगे कहता है जी कंडीशंस, कब आपके पास इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स कब आपस में इक्वल होंगे, उसकी कंडीशन क्या है? कहता है लाइक रियल नंबर्स एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। रियल नंबर्स की तरह कम्प्लेक्स नंबर्स भी आपस में कंपेरेबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है और कौन सा छोटा है। टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ बोथ हैज सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वो ये कहता है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी इक्वल होंगे जब दोनों का दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम होंगे तब। तो आगे उसने कहा कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन किस तरह से होंगे, इसमें आपने यहाँ पे अगेन याद रखना है, जिस तरह हम अलजबरा में पढ़ते हैं लाइक टर्म्स का कंसेप्ट, कि लाइक नंबर्स जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह इसमें भी यही फार्मूला होगा कि सपोज वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर, उसने इसको z1 इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 से, और इसके अंदर इक्वल है x और y1 यानी कि ये उनकी प्लेस बता देंगे, x1 और y1 जो भी ये नंबर्स होंगे। तो इसी तरह z2 को x2 और y2 से शो किया गया। कहता है कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, जिस तरह से ये यहाँ पर इसने बताया है, ठीक है, इस वाले स्टेप में। आगे उसने एग्जांपल दी, एग्जांपल से जब हम इसको करेंगे ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसने क्या कहा फाइंड द सम ऑफ z1 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल है 6 प्लस 8 आयोटा। z1 z2 क्या है? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अब आप जब इसका सम लेना है, दोनों को आपने z1 प्लस z2 करके लिखा और दोनों की टर्म्स को इसी तरह प्लस की फॉर्म में लिखा। और फिर अब आपने क्या किया, 2 को आप 6 में ऐड करेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालेंगे। 3 आयोटा है, इधर 8 आयोटा है, 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा साथ लिखें तब भी, वरना आयोटा को आई को कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर कर लिया, 3 प्लस 8 लिखा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। लिहाजा इसका आंसर आपके पास क्या आता है? सम करने के बाद 8 प्लस 11 आयोटा, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट 8 एंड 11। 8 x को शो कर रहा है और 11 y को शो कर रहा है। x जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और y जो है या 11 जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होगा कि आपने रियल पार्ट में से और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या करना है जी। कहता है जब इस तरह से हो तो फिर दो प्रोडक्ट्स को आपने किस तरह करना है, देन देयर प्रोडक्ट इज़ गिवन एज, आपने इस तरह करना है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, आपने जिस तरह अलजबरा में आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट में क्या होता है कि लाइक टर्म्स का कंसेप्ट नहीं रहता, तमाम टर्म्स
तमाम टर्म्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका पहले के जो पार्ट होंगे x1 y1 होगा, दूसरे के x2 y2 होंगे। तो और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिस तरह इन्होंने इसको लिखा है सॉरी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है आयोटा के साथ, तो फिर आपने क्या करना है कि x1 पहले आप x1 को या तो कॉमन ले लें, x1 को आप कॉमन लेंगे और यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या कहलाएगा x1 x2 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा x1 y2, ठीक है। और अब दूसरी दफ़ा आप आयोटा y1 को कॉमन ले लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आएगा आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर y1 और y2 मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर y1 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्केयर की जगह पे आपने क्या कर लेना है, आपने ऊपर पढ़ा है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, प्लस आयोटा वाली दो टर्म्स हैं इनको आप साथ लिख लें, आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा बाहर यहाँ से कॉमन जाएगा, x1 y1 अंदर आ जाएगा, सॉरी x1 y2 प्लस x2 y1, यानी कि अपोजिट जो होंगे x1 y2 प्लस x2 y1। देखिए ये यहाँ से अब एक फार्मूले की सूरत में ये चीज़ निकल रही है, आपने इसको एज इट इज़ माइंड में रखना है, याद रखना है आगे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। x1 y2 प्लस x2 y1 ये आपने एक इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और आयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 लिखेंगे, तो ये जो बाहर वाला प्लस था वो -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -y1 y2। तो ये आपके पास एक तरह से क्या बन गई है, ये आपके पास जिस तरह फार्मूला होता है ना a + b होल स्केयर का, तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट का एक फार्मूला आ गया कि आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो इस तरह की बनेगी और उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, उसके बाद अब उसने एक और चीज़ भी उसने कही, उसने कहा देखें जी अगर हम इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में कन्वर्ट करें तो यह आपके पास लेफ़्ट साइड पे यानी कि ये वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, और इन दोनों को एक साथ लिख लें तो ये आपके पास क्या बनेगा, रियल पार्ट बन जाएगा। तो उसने क्या किया x1 x2 और ये माइनस था -y1 y2, और इसको उसने कहा कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, रियल पार्ट, और आयोटा वाली जो टर्म बाकी पीछे बची है वो उसने क्या कहा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अगर आप चाहें आपको वो दो टर्म दे तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला जहन में रखेंगे, तो आप उससे क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेंगे। आपने जस्ट उस इक्वेशन में से x1 x2 को लिखना है, y1 y2 को सेपरेट रखना है, और फिर इस इक्वेशन को लिखना है। इस इक्वेशन के अंदर उसके अंदर x1 x2 y1 y2 की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब जिस तरह इसने ये एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल में क्या कहता है कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है आपके पास 2 and -6, Z2 है आपके पास 4 और 9। तो आपने इसको इस तरह से लिख लिया है। लिखने के बाद आपने क्या किया कि 2 - 6 आयोटा हो जाएगा और 4 + 9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले जो लिखा होता है वो x होता है, दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ होती है टर्म वो y होती है, या आयोटा हाँ y होती है, और y जो है वो आयोटा के साथ आता है ना, तो इस वजह से -6 आयोटा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया, अब चाहे तो वैसे ही मल्टीप्लाई करें, नहीं तो आपने फार्मूला जहन में रखना है। फार्मूला ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने बिल्कुल ही डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था x1 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास क्या आता है 8, दरमियान में माइनस है तो दरमियान में आप माइनस लिखें, और y1 और y2 मल्टीप्लाई होंगे, y1 क्या है -6 और यहाँ पे 9 है, -6 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 में 36, ओके 6 में 36 नहीं हुई, सॉरी गलत कह रहा हूँ, क्या था 6 में 54, तो ये आपके पास आ जाएगा 54, बट माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्लस 54 आयोटा आ जाएगा, लेकिन साथ ही अब आपके पास क्या होगा कि अच्छा ये इसने आई थिंक ये जो इसने +18 आयोटा लिखा हुआ है, इसने आई थिंक इसको यहाँ से इस तरह सॉल्व किया, ठीक है। हाँ, इसने इसको इस वाली टर्म से सॉल्व किया। आप ये समझें कि इसने इस तरह किया है, पहले इसको कॉमन रखा है, जी बिल्कुल ऐसा किया इसने। पहले इसने क्या किया कि 2 को कॉमन रखते हुए इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर 2 को +9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा आ गया, देन -6 आयोटा को जब इसने इन दोनों नंबर से
मल्टीप्लाई किया तो 6 चौके 24 माइनस 24 आयोटा और देन माइनस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 54 आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, इस तरह से भी बिल्कुल ठीक है। एंड देन उसने इसको सॉल्व किया, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा है, -1 बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 54 बन जाएगा। ये जिस तरह यहाँ पे इसने लिख दिया 8 + 54 हो गया। यहाँ पे आपके पास प्लस 18 आयोटा था, माइनस 24 आयोटा था। इसको सॉल्व करें तो -6 आयोटा आता है। और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आपके पास एंड में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 62। 8 और 54 को ऐड करने से 62 बनता है, 62 - 6 आयोटा। सो जब इसका आप आंसर लिखते हैं सोल्यूशन सेट तो आपके पास क्या बनेगा, x जो 62 है और y क्या है आपके पास -6। तो 62 एंड -6 आर द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीज़न के अंदर बड़ी ख़ास चीज़ है जी। डिवीज़न में आपने डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर करते हुए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले कंजुगेट लेना होगा। इसको कोशेंट भी कहते हैं, कोशेंट रूल कह लें या कोशेंट लॉ कह लें। तो कहता है दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर के दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे और आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का सिंगल टर्म जो है वो आपने उसको रैशनलाइज़ करनी है, यानी कि आपने क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपने जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको आपने गिवन कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कोशेंट। एट द सेम टाइम आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करनी है गिवन जो आपके पास टर्म होगी उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। ठीक है, कंजुगेट से मुराद ये होता है कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो आपने चेंज कर देना है। और आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल रियल नंबर। डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दस डिवीजन कैन बी डन ईजीली। रियल नंबर हो तो आपके लिए डिवीजन ईजीली हो जाएगी, कम्प्लेक्स नंबर के साथ आपके लिए डिवीजन मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से रैशनलाइज़ किया जाता है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको डिवीज़न करते हुए रैशनलाइज़ क्यों करते हैं, जब आपके पास जिस तरह ये आपके पास दो टर्म्स उसने दी हुई हैं, Z1 इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 के और Z2 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2 के। इसको आपने ये इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब आप क्या करेंगे, उसने ये कहा था कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म होगी x2 प्लस आयोटा y2, इसको आपने क्या करना है, इसका पहले कंजुगेट लेना है और कंजुगेट लेने के बाद रैशनलाइज़ कर देना है। कंजुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, आप ये करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। प्लस आयोटा y2 है तो ये माइनस आयोटा y2 हो जाएगा और माइनस आयोटा y2 वाली जो टर्म बनेगी यानी कि x2 माइनस आयोटा y2, इसको आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं जिस तरह आपने ऊपर लिखा है और डिवाइड भी कर रहे हैं जिस तरह ये आपने नीचे लिखा हुआ है। तो आपने इसको इस फॉर्म में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो हमारे पास टर्म है इसके अंदर हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन जाता है। और उस फार्मूले को बनाने से आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का इमेजिनरी पार्ट का भी जब आप स्केयर लेते हैं तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है इमेजिनरी पार्ट और वो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास आंसर जो है वो रियल नंबर बन जाता है और फिर आपको ये डिवाइड करना आसान हो जाता है। इस वजह से इसको कंजुगेट किया जाता है। ये सारा उसने वही सब कुछ बताया। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कहता है कि आपके पास Z1 इक्वल है 3 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इक्वल है -4 प्लस 6 आयोटा के। सम मालूम करो, डिफरेंस मालूम करो, प्रोडक्ट मालूम करो और कोशेंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट बहुत आसान है। सम में आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स, सम और डिफरेंस में आपने लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 3 और -4 आपस में सॉल्व होंगे यानी कि 3 -4 होगा तो -1 आपके पास आंसर आएगा। ये -1 आ गया। 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा तो 13 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हुए 3 -4 लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और 4 7 बनते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस जो है वो आपके पास प्लस बन जाएगा। और जब आप इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा है, दरमियान में माइनस है तो 7 - 6 आयोटा होगा। लिहाजा आपके पास
सिर्फ आयोटा बचेगा, बड़ी टर्म के साथ प्लस है, 7 बड़ी टर्म है, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे 7 प्लस आयोटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह अभी ऊपर बता चुका हूँ उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोशेंट या डिवीजन में आपने क्या करना है, पहले आपने इसको कोशेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। 3 + 7 आयोटा जो कम्प्लेक्स नंबर 1 था आपने उसको ऊपर लिखा डिनोमिनेटर में, कम्प्लेक्स नंबर 2 Z2 जो था आपने उसको डिवाइड में लिखा। अब आप ये देखें यहाँ पे -4 + 6 आयोटा है। साइन आपने इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो प्लस है, तो आपके पास जब आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे, रैशनलाइज़ करने से मुराद ये होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है आपने उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने के बाद आपने सेम उसी से आपने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, यानी कि सेम ही नंबर को आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखना है। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन का रूल एक ये भी है कि आपने कंजुगेट लेकर रैशनलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रियल नंबर बनाना है, इस वजह से। तो आपके पास -4 + 6 आयोटा था, जब इसका हम कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट लेने से आपके पास ये बनेगा -4 - 6 आयोटा। आपने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, नीचे आप देखें ये आपके पास फॉर्म बन रहा है -4 + 6 आयोटा -4 - 6 आयोटा, यानी कि ये आपके पास एक तरह से ये फॉर्म बन रही है a + b × a - b। तो इसके ऊपर फार्मूला एग्जिस्ट करता है a² - b²। तो a यहाँ पे क्या है, वो है -4, तो -4 का स्क्वायर 6 आयोटा जो है ये 6 आयोटा जो है आपके पास b कहलाएगा, तो -b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसको और ऊपर वालों को आपस में जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक नंबर को कॉमन रख के आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को कॉमन रख के -4 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 7 आयोटा को कॉमन रख के -4 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास एक तरह से टर्म बन रही है, नीचे वालों का स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके आपके पास 16 - 36 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लिखना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 16 + 36 इक्वल आ जाएगा 52। नीचे डिनोमिनेटर तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपने जब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया उसके बाद प्लस माइनस किया, आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर फिर यहाँ जिस तरह ये -42 था, इधर आपने आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 - 42 से मल्टीप्लाई होके +42 हो जाएगा। दूसरी तरफ -12 था, ये आपस में सॉल्व होंगे, आपके पास 42 में से 12 गए 30 आ गया, और साथ में -46 आयोटा है, तो आपके पास ये इस तरह से ये टर्म बन गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, इनको सेपरेट लिख दें, 30 / 52 एंड -46 / 52 आपने इस तरह से लिखा। आप ये देखें 2 के टेबल पे भी काट रहा है, और 2 के टेबल पे काटेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट में ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 26 आ जाएगा। तो इसका आपके पास जो डिवाइड करने के बाद आंसर बनता है वो है 15 / 26 - 23 / 26 आयोटा। तो ये था जी इनको डिवाइड करने का तरीका। इसी तरह आपने नेक्स्ट भी इसने इसी तरह आपको दिया है, और उसने कहा है कि आप कम्प्लेक्स नंबर को आपने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब यही है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके आपने इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करके आपके पास फाइनल में देखें इस तरह से एक चीज़ बन जाएगी। इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये फिर अलग से करवा दूँगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें वो कहता है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, जो अननोन वेरिएबल होगा इसके अंदर आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। जिस तरह से यहाँ पे उसने दिया, कहता है x और y की वैल्यू मालूम करें। अगर आपके पास x / 2 + 3 आयोटा माइनस y × 1 + 2 आयोटा है इक्वल 1 + आयोटा k, तो उसने कहा कि जी अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब आपने यहाँ पे x और y मालूम करने हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि तरीका इसका ये है कि इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ये किया है कि आपने इसने ओके सबसे पहले इसने बाकी टर्म को नहीं छेड़ा, ये ज़रा समझने वाला पॉइंट है। इसने बाकी सारी टर्म को नहीं छेड़ा, इसने सिर्फ पहली टर्म जो कि डिवाइड में लिखी हुई है, इसने क्या किया कि पहले उसने कहा कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इसके में जो डिवाइड में इमेजिनरी नंबर है इसको
ख़त्म कर दूं, ठीक है। इसको टोटल डिनोमिनेटर को रियल पार्ट बनाने के लिए इसने उसको क्या किया है, रैशनलाइज़ किया है। x डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा था, तो इसने इसको इस तरह से लिखा है x डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ रहा। डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा था, इसका कंजुगेट लिया है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से आपके पास बन रहा है 2x - 3x आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, और इस सारे को सॉल्व करके आपके पास नीचे बन रहा है 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, एंड देन इस -1 आ जाएगा, -1 और -9 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास +9 हो जाएगा। 9 + 4 = 13 के 2x - 3x आयोटा डिवाइडेड बाई 13, और फिर आपके पास ये माइनस दिस एंड दिस। और उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद उसने ये किया है, तो इसने इसको रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 13, एंड देन अब उसने क्या किया कि इसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 13 और -3x आयोटा डिवाइडेड बाई 13। देन इसने क्या किया, इसने कहा कि ये देखें जी, इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास सारी टर्म बन रही है, इसके अंदर एक आपके पास रियल पार्ट बनता है जिस तरह ये 2x डिवाइडेड बाई 13 और -y, और एक आपके पास इमेजनरी पार्ट बनता है जिस तरह -3 आयोटा x डिवाइडेड बाई 13 एंड -2 आयोटा y। तो अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि इमेजनरी पार्ट्स को अलग कर दिया, रियल पार्ट्स को अलग कर दिया। रियल पार्ट को जब उसने मिला के लिखा तो 2x डिवाइडेड बाई 13 -y बन गया, और इमेजनरी पार्ट्स में दोनों माइनस किए हैं तो इसलिए माइनस इसने बाहर कॉमन लिया है, और आयोटा भी दूसरी तरफ बाहर कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास क्या बचा, 3x डिवाइडेड बाई 13 माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, लिहाजा ये प्लस हो जाएगा, +2y। ओके, तो अब उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जी बोथ साइड्स पे इक्वेशन मतलब कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जब इक्वल की दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ हो तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। जब आप इसको सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो ये अब आपके पास एक टर्म एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये जब आप इसको सिर्फ इस तरह देखेंगे तो ये आपके पास एक टर्म कहलाएगी। जब दो टर्म्स मिलती हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। और जब एक्सप्रेशन के इक्वल के साथ इक्वल के राइट हैंड साइड पे या दूसरी तरफ भी कुछ टर्म लिखी हुई हो तो फिर वो क्या बन जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद आपके पास उसने कहा कि दो इक्वेशंस बन जाती हैं, जिसमें से एक को उसने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाई 13 माइनस y इक्वल होगा, यहाँ पे जो रियल पार्ट है राइट हैंड साइड पे वो 1 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो अब उसने माइनस को बाय कॉमन मतलब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आपके पास -3x डिवाइडेड बाई 13 -2y इक्वल हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, आयोटा है सेव, यानी कि इसका मतलब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या है 1, दोनों 1 1 के इक्वल हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आप देखें जी, सबसे पहले आपने ये करना होगा कि ऊपर भी ऊपर y है और नीचे वाली यानी कि पहली इक्वेशन 1 में y है और दूसरी में 2y है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम पहले y को ख़त्म करेंगे। y को ख़त्म करने के लिए आपको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। ये जो 2 है, ये 2 का मतलब है एक डिजिट 2 है जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। और जब आप ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि आप नहीं, यहाँ पे इसने ये मेरे ख़्याल से ऐड नहीं लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐड करते हैं तो फिर तो ये 4y बन जाएगा। ये इसने गलती की है जी, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि फिर आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, ये यहाँ पे मिस्टेक है। आपने पहला स्टेप ये करना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो देखें, जब आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4x डिवाइडेड बाई 13 -2y इक्वल हो जाएगा 2 के। और अब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आपने करना है सब्ट्रैक्ट -3x डिवाइडेड बाई 13 -2y। सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो आप क्या करते हैं, नीचे जो यानी कि नीचे से मुराद अगेन जो दूसरी टर्म होती है, दूसरी इक्वेशन होती है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पहले दोनों के साथ माइनस था तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे,
और प्लस होने की वजह से अब ऊपर नीचे साइन अलग हो गए, तो आपके पास -2y + 2y आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये दोनों प्लस हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं 4x / 13 + 3x / 13, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि एलसीएम दोनों का 13 ही बनेगा, तो ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। 4x + 3x = 7x। 7x / 13 इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड पे 2 और -1। देखें ये यहाँ पे +1 था ना, तो ये -1 कैसे हुआ, ये -1 तभी हुआ है जब आपने सब्ट्रैक्शन की है और आपने नीचे साइन बदले हैं। तो यह आपके पास आ जाएगा 1 यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7x इक्वल हो जाएगा 13 के, एंड देन x इक्वल हो जाएगा 13 / 7 के। जब आपके पास एक आंसर आ जाए, यानी कि x इक्वल है 13 / 7 के, तो अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा आंसर निकाल सकते हैं। तो कहता है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन 1 है, 2x / 13 - y = 1, इसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास क्या बनता है, 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 13 / 7, तो 13 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉरी 2 जो है ऊपर भी 13 है और नीचे अभी 13 है, तो 13 कट जाएंगे आपके पास, और 2 / 7 रह जाएगा, और -y इक्वल हो जाएगा 1 के। 2 / 7 - y इक्वल है 1 के, एंड देन 2 / 7 इक्वल हो जाएगा -y दूसरी तरफ जाके +y बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसने कन्फ्यूजन कर दिया। बहरहाल होना इसको इस तरह चाहिए था कि ये -y दूसरी तरफ जाके प्लस, यहाँ पे +y लिखता और इसको इधर ले जाता, यानी कि ये आपके पास फॉर्म ये बनती है 2 / 7 - 1 इक्वल है y के, ठीक है। तो 2 / 7 - 1 इक्वल है y के, और फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 - 7 डिवाइडेड बाय y, और आंसर आपके पास 2 - 7 करने से क्या आएगा, आंसर आपके पास -5/7 आएगा। आप जानते हैं कि ये अभी बुक अंडर प्रोसेस है प्रिंटिंग के और पब्लिशिंग के, इसलिए इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं। ये ऊपर भी इसने यहाँ पे एडिंग दैम लिखा हुआ है, ये इसको सब्ट्रैक्शन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पे इसने साइंस की गलती की हुई है, ठीक है। आंसर इसका -5/7 ही बनता है, लेकिन इसने तरीका गलत किया है। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, 2 - 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने मिस्टेक की है, इस स्टेप के अंदर ये -y लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको ये +y लिखता और 2 को इधर लिखता, और इसको 2 / 7 पहले लिखता और -1 बाद में लिखता, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता। बहरहाल आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा y इक्वल है -5/7 के। तो ये इस तरह से आपने x और y यानी कि अननोन नंबर्स की वैल्यू मालूम करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजुगेट मालूम करने का। कंजुगेट से मुराद ये होता है कि आपने क्या करना है कि अगर आपके पास z से आप शो करें कम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर आपने z बार से शो करना है कंजुगेट को, और कंजुगेट लेते हुए आपने क्या करना है, कंजुगेट लेते हुए आपने ये करना है कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा बस आपने उसका साइन बदल देना है। अगर आपके पास पहले x + i था तो अब ये x - i हो जाएगा। साइन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, ये याद रखनी है, हमेशा बच्चे इसी में गलती करते हैं। टोटल साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना है। और उसने ये बड़े मज़े की बात की है कि ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि जो कंजुगेट होता है वो अपने ही कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है कि आपको अगर आप पानी में अपना अक्स देखते हैं तो क्या होता है कि आपके पाँव से मिल रहे होते हैं और आप यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे आप उल्टे खड़े हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं मिरर इमेज। जो कि उसने कहा कि हम ये देख सकते हैं कि इफ़ z इक्वल है 3 + 4 आयोटा के, तो जो z बार होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 - 4 आयोटा के होगा। यानी कि अब आपके पास y पहले क्या था, प्लस था, तो आपके पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं इसको, अगर हम कोऑर्डिनेट इसके 4 हिस्से करें तो ये फर्स्ट में आएगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ करेंगे तो ये आपके पास इस वाले सेकंड फॉर्म में यानी कि जहाँ पे आपके पास y जो नेगेटिव है, तो ये इस तरह से आपके पास इसका इमेज चेंज हो जाएगा। तो उसने कहा कंजुगेट मालूम करें। कंजुगेट मालूम करने का तरीका बता चुका हूँ, z बार कर देना है। बार का मतलब ये कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करने के बाद ये आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने मैग्नीट्यूड और मॉडुलस
इसको मॉड्यूलस का लफ्ज़ भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस किस तरह मालूम करना है, जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम जिस तरह अप्लाई होता है उसी तरह आपने इसका कंजुगेट लेना है। वो ये कहता है कि जिस तरह उसने कहा कि जी फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास उसने कहा एक इक्वेशन है, तो आपने देख रहे हैं कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या बनी, एक ट्रायंगल की तरह बनती है, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई उसने दिया हुआ है ना, किसी भी आपने पढ़ा पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसके अंदर आपके पास इस तरह से ये एक्स और वाई गिवन होगा। तो एक्स वाई को जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उस पर क्या होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपने मालूम करना होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूस को बेसिकली हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, वो ये कहता है कि आपने क्या करना है कि यानी कि ये इस तरह से z का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो उसने कहा कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वो ये कहती है कि आपने z को इस तरह मॉड्यूलस की फॉर्म में या मॉड की फॉर्म में लिखना है, और फिर आपने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो इससे जो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास इसका मॉड का मतलब ये होगा कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। इसको आप बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं ना। एंड आई थिंक ये आपने 9.3 है गालबन 9th क्लास की पिछली बुक के मुताबिक, उसमें आपने ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि जो कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इक्वल होगा मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे उसने कहा कि जी आपने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कंजुगेट मालूम करना है और आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। कंजुगेट मालूम किया आपने, और कंजुगेट मालूम करने के बाद आपने क्या किया है, इसका कंजुगेट मालूम करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन फॉर्म का आपने कंजुगेट किस तरह मालूम करना है कि आपने उसका डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट आपने साइन चेंज करके फिर आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। और रैशनलाइज करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा सॉरी, ये क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फ्रैक्शन में है और आपने इस पूरी टर्म का आपने कंजुगेट मालूम करना है। तो कंजुगेट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म के ऊपर आपने इस तरह बार लगानी है, और जो आपके पास हर ब्रैकेट के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे था देखें 3 + 2 आयोटा था, जब बार हटाई तो ये 3 - 2 आयोटा हो गया, 1 - 2 आयोटा था तो ये 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, और 4 + 3 आयोटा था तो ये 4 - 3 आयोटा बन जाएगा। अब इसके बाद इसको एक यानी कि उसने कहा है कि आपने इस तरह लिखना है कि इमेजिनरी पार्ट अलग हो और रियल पार्ट अलग हो। तो फिर आपने जब इसको सॉल्व करना है तो फिर अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे। पहले आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, यानी कि 3 + 4 करने के बाद 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए दोबारा से आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा जिसमें रियल पार्ट अलग होगा, ये रियल पार्ट है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका कंजुगेट मालूम कर लेना है क्वेश्चन फॉर्म में, और जब आपने वो आपको कहेगा कि आपने क्या करना है, इसका मॉड मालूम करना है। तो मॉड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब जब आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है यानी कि मॉड मालूम करना है, तो आपने इसको मॉड की फॉर्म में पहले लिखना है। मॉड की फॉर्म ये होती है कि आपने दोनों तरफ इस तरह से एक मतलब लंबी लाइन लगानी है, ब्रैकेट नहीं होगी, ये जस्ट लाइंस होंगी दोनों अतराफ में, ठीक है। और फिर आपने इन सब को अलग अलग इस तरह से मॉड में कर लिया। मॉड में करने के बाद अब आपने क्या किया, अलग अलग इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला एक तरह से अप्लाई कर लिया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का अलग अलग आपने स्क्वायर लिया, दोनों को प्लस किया और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है। और फिर आप इन सब को आपस में आप सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 + 4 यानी कि 13 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करने से आपके पास √5 आ रहा है, और दोनों अलग अलग अंडर रूट के अंदर है यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 13 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे आपके पास √25 आ रहा है तो ये आपके पास 5 बन जाएगा। तो √65 डिवाइडेड बाई 5 इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसने ये थ्योरम दिया है जी लास्ट, और सॉरी
थ्योरम में ये क्या कहता है कि अगर आपके पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा मॉड, और इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और वो ये कहता है कि तभी पॉसिबल होगा जब कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो। तो इसको प्रूव करने के लिए वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास z से लेट z इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, यानी कि ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब वो कहता है कि इसका आप मॉड मालूम करेंगे तो मॉड आप कुछ इस तरह से मालूम करेंगे, ये इसका फार्मूला होगा जिसमें x और y रियल नंबर हैं, और सिर्फ इसमें आयोटा जो अलग से लिखा हुआ होता है वो होता है ना इमेजनरी पार्ट। तो इसमें इमेजनरी पार्ट का तो कुछ लेना देना नहीं है मॉड के अंदर, आपने इमेजनरी आई को अलग कर देना है, सिर्फ उसमें से आपने x और y जो कि दोनों रियल नंबर होते हैं उनको आपने स्केयर लेना है। तो वो कहता है कि आप जानते हैं स्केयर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इवन कि अगर आपके पास -2 है या -1 है, -1 का भी जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर का जो आपके पास स्केयर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि x स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है वो आंसर जो आएगा वो नॉन नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स कि जो आंसर आपके पास x स्केयर प्लस वाई स्केयर करने से नॉन नेगेटिव होगा, इवन के फॉर एग्जाम्पल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इवन 1 भी आता है, तो 1 का स्केयर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का नहीं 1 नहीं होगा सॉरी, लेकिन 1 का स्केयर रूट आप लेने के बाद आपके पास आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि इससे ये साबित होता है हमारे पास कि हैंस अंडर रूट ऑफ x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ नॉन नेगेटिव, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ z या मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ज़ीरो तो हो सकता है लेकिन नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। इस थ्योरम में आपने प्रूफ क्या करना था, वो ये करना था कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसका जो मॉड होगा, मॉड्यूलस होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। और उसको साबित करने के लिए उसने आपको 2-4 दलीलें दी हैं और कहानी यानी कि कहानी घुमाई है। उसने कहा है कि जी जब हम मॉड लेते हैं तो मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजनरी आई को कंसिडर करते ही नहीं है, हम सिर्फ रियल पार्ट को x और y जो है रियल होते हैं उनका हम स्केयर लेते हैं। किसी भी रियल नंबर का स्केयर लो तो आंसर आपके पास रियल नंबर ही आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर का ही जब आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर दोबारा आपके पास नॉन नेगेटिव ही आएगा। दस इट इज़ प्रूव दैट मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये उसने यहाँ पे इस तरह से यही सारी कहानी इसने फिर उसका कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो से मुराद ये होगा या तो इसका x ज़ीरो है या इसका y ज़ीरो है। अगर कुछ भी होता है ज़ीरो तो उस सूरत में भी आप क्या करें, जब ज़ीरो का भी आप स्केयर लें, स्केयर रूट लें, तो आखिर में आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन लेस देन ज़ीरो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो ये थ्योरम था और ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 से पहले कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी फ़र्स्ट ईयर की बुक भी स्टार्ट करें, तो मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करता हूँ। 9th और फर्स्ट ईयर को मैं पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि नया सिलेबस है, और सेकंड ईयर और 10th क्लास तो सारी बात है ऑलरेडी मौजूद है, सिलेबस बहुत सारा कवर है यूट्यूब के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जहन में रखिएगा कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो आप इट्स नॉट लाइक कि आपने मेरे पे ही रहना है, वो कहते हैं साढ़े तीन आ रही हो तो साढ़े तीन आ रही हो, आपने हर बंदे की अपनी लाइफ की एक ना प्रायोरिटीज़ भी होती हैं और ज़रूरियात भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो आपने अपने सिलेबस को साथ साथ लेकर चलना है। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको बिफ़ोर द टाइम जो है वो सारा सिलेबस कवर करा दूं, बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आपने याद रखना है कि मैंने पहले कह दिया था कि साढ़े ते ना रहे हो। और दूसरी बात यह है कि मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको हमेशा ऐसा नॉलेज और ऐसी टीचिंग मिलेगी कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, जो अप्लाइड साइंस के एतबार से होगी, क्योंकि मैं एक टेक्निकल जॉब होल्डर हूँ एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में। आई एम नॉट अ रेगुलर टीचर बट आई यूज़ टू टीच फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मोर देन 5 years। और मेरी टीचिंग का मकसद ये है कि जो चीज़ मुझे मुश्किल लगी है ज़िंदगी में वो किसी और को मुश्किल ना लगे। तो ये मेरा मोटो है इस चैनल को लेकर चलने का, इस सब्जेक्ट को लेकर चलने का।